अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफरेंट जो ट्रेडिशंस है, इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस है, उनको पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट वाली है एथनोमेथोडोलॉजी एंड फिनोमिनोलॉजी। इसको मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। तो हम आज देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले एथनोमेथोडोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एथनोमेथोडोलॉजी है क्या है और ये किस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती है। एथनोमेथोडोलॉजी के फिर जो फाउंडर थे हैरल्ड ग्राफिंकल, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का कंसेप्ट कैसे दिया और कैसे ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स होगा, कन्वर्सेशनल एनालिसिस होगा, फिनोमिनोलॉजी होगा। फिनोमिनोलॉजी अल्फर्ड शूट्स का कॉन्सेप्ट है। इसे हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में इसे कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट पे हम बर्जर एंड लकमैन का फिनोमिनोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल यह है कि एथनोमेथोडोलॉजी है क्या है। एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि एवरीडे लाइफ में लोग किस तरह रह रहे हैं, किस तरह वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक सेंस दे रहे हैं। द स्टडी ऑफ एवरीडे मेथड दैट पीपल यूज टू लीव देयर डेली लाइव्स। मतलब ऐसे मेथड्स जिनको लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक मीनिंगफुल शेप देने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एथनो का मतलब होता है आपके कल्चर से रिलेटेड या आपके कल्चर से रेलिवेंट, और मेथड का मतलब होता है हाउ यू यूज़ दिस नॉलेज। तो एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब होगा कि कल्चरली ऐसे मेथड जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ताकि उसे एक सेंस दे सकें, एक मीनिंग दे सकें। नेक्स्ट है हैरल्ड ग्राफिंकल। ये एक अमेरिकन यूएस सोशियोलॉजिस्ट था। हार्वर्ड से इन्होंने पीएचडी की थी। उसके बाद ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी में क्या काम किया था। इन्होंने स्टडी किया था एथनोमेथोडोलॉजी को 1967 में। इनके जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था डर्कहाइम था कि इन्होंने इन्हीं के कामों को आगे इन पे रिसर्च की थी। इमाल डर्कहाइम का जो सोशल फैक्ट कॉन्सेप्ट था उस पर इन्होंने काम किया था। अल्फ्रेड शूस का जो फिनोमिनोलॉजी है उस पर किया था। और टारगेट पार्सन्स का जो सोशल ट्रस्ट, आइडिया ऑफ सोशल ट्रस्ट था, उसके ऊपर इनका बेसिकली काम है। नेक्स्ट है ग्राफिंकल आइडियाज़। ग्राफिंकल ने मेनली स्टडी किया था कॉमन सेंस नॉलेज को, जो हर ले पर्सन के पास होता है। हर इंसान का जो एक इनर होता है कॉमन सेंस नॉलेज, उसको स्टडी किया था। Placed primary importance on meaning that people give to everyday situation and how define their own situations. इसने उन मीनिंग्स को यूज़ किया था, उन मीनिंग्स को इम्पोर्टेंस दी थी जिनको लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लेक्चर देने के लिए बहुत से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन मैं उन अल्फाज को अपने लेक्चर में इसलिए इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं अपने लेक्चर को मीनिंगफुल बना सकूँ, ऐसा बना सकूँ जो आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसने उन मीनिंग्स पे, उन वर्ड्स पे फोकस किया था जो कि एवरीडे एवरीडे लाइफ में सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन्होंने डेवलप की थी एथनोमेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट था। अकाउंटिंग का एथनोमेथोडोलॉजी में खासा इन्फ्लुएंस है। अकाउंट्स का मतलब होता है कि स्टोरीज जो कि पीपल अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बयान करते हैं, उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है लीव लेने के लिए, तो वो मुझे आके कोई ना कोई उसकी रीज़न देगा कि मैंने किसी की शादी पे जाना है, अपने कज़न की शादी पे जाना है, या मुझे घर में कोई ज़रूरी काम है। तो वो लीव लेने के लिए जो मुझे सिचुएशन अपनी डिफ़ाइन करेगा, वो मुझे अकाउंट्स दे रहा होगा। फिर उससे जो मैं इंटरेक्शन करूँगी कि आपको घर में क्या ज़रूरी काम है, या किसकी शादी पे जाना है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो मैं अकाउंट का रिस्पॉन्स दे रही होंगी, मतलब अकाउंट्स का रिएक्शन होगा वो मेरा।
stories that people tell to explain how they make sense of a situation and figure out what to do. अब वो स्टूडेंट ने मुझे बता दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए है, तो फिर उससे मुझे पता चल जाएगा, मेरे दिमाग में आइडिया या कंसेप्ट हो जाएगा कि मुझे छुट्टी देनी चाहिए या नहीं। मतलब मैंने फिगर आउट कर लिया है कि अगर रीज़न पॉसिबल है और अगर मैं छुट्टी दे सकती हूँ, कोई क्विज या पेपर नहीं है, तो फिर मैं छुट्टी दे दूँगी। तो अकाउंट्स ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम अपनी सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए दूसरे को देते हैं, और ताकि इसलिए देते हैं ताकि वो उसी के मुताबिक रिएक्ट कर सके। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? इंटायर प्रोसेस होता है, मतलब जो अकाउंट्स दे रहा है और जो अकाउंट का रिएक्शन होता है, ये सारा मिलके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। Ethnomethodologists analyze accounts and how accounts received by others. जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं अकाउंट्स पे कि कैसे अकाउंट्स दिए जा रहे हैं और कैसे अकाउंट्स रिसीव किए जा रहे हैं। अब ये टीचर टू टीचर वेरी करेगा। वो अभी आप अपने डिपार्टमेंट में तीन टीचर से पढ़ रहे होगे, तो आप मेरे पास भी छुट्टी लेने के लिए आओगे, डॉक्टर अब्दुल्ला के पास भी जाओगे। अब डॉक्टर अब्दुल्ला और मैं इस सिचुएशन को अलग अलग कंसीव करेंगे। मतलब आप हो सकता है कि डॉक्टर अब्दुल्ला छुट्टी दे दे, मैं ना दूँ। मतलब हर इंसान अपने सेंस के मुताबिक अकाउंट्स को रिसीव करता है। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि अकाउंट्स किस सिचुएशन में कैसे दिए जा रहे हैं और कैसे इन्हें रिसीव किया जा रहा है। अकाउंट्स डिफाइन इंडिविजुअल रियलिटी, ये इंसान की रियलिटी को डिफाइन करते हैं। इमर्ज फ्रॉम इंडिविजुअल मीनिंग्स, अकाउंट्स इंडिविजुअल फिनोमिना है, कल्चरल फिनोमिना नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के मीनिंग्स को, इंडिविजुअल के सिनेरियो को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है अदर आइडियाज। इसमें सबसे पहले ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के झूठ बोलते हो ताकि आपको पता चल सके रियलिटी क्या है। An experiment that seeks to examine people's reaction to violation of commonly accepted social rules or norms. मतलब जो सोशली एक्सेप्टेड रूल्स और नॉर्म्स होती हैं, आप जानबूझ के उनको वायलेट कर देते हो ताकि आपको पता चल सके कि रियलिटी है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट छुट्टी लेने के लिए आया है, ठीक है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है ये देखने के लिए कि मैं आया की छुट्टी देती हूँ या नहीं देती, मैं लीनियंट टीचर हूँ या नहीं हूँ। तो उसे तो पता है कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मुझे छुट्टी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, टीचर कितना कोऑपरेटिव है। तो ये क्या होगा कि वो रूल्स और नॉर्म्स को वॉयलेट करेगा, लेकिन वॉयलेशन क्या होगी, वॉयलेशन उसकी जानबूझ के होगी ताकि वो देख सके रियलिटी क्या है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एथनोमेथोडोलॉजी एंड इन पर्टिकुलर द वर्क ऑफ हैरल्ड ग्राफिंकल। ग्राफिंकल की एथनोमेथोडोलॉजी में ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी के ज़रिए सोशल रियलिटीज़ की, तो हम जानबूझ के कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि हमें रियलिटी हमारे सामने खुल के आ सके। फॉर एग्जांपल, क्वालिटेटिव रिसर्च अगर मैं कर रही हूँ और मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया है और 3-4 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे फोकस ग्रुप डिस्कशन में, मैं जानबूझ के कुछ ऐसा काम करूँगी ताकि मुझे वो उस बात का पता चल सके जो वो मुझसे छुपा रहे हों। तो इस सिचुएशन को हम ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। इसमें इस सिचुएशन में नॉर्म्स जो होती हैं वायलेशन होती है, और फिर उसके बाद इंटरेक्शन जो होता है उसके ज़रिए से जो नॉर्म्स और रूल्स होते हैं उनको हम जानबूझ के तोड़ते हैं। इसके नतीजे में एक रिएक्शन अकर होता है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अकॉम्प्लिशिंग जेंडर। इसका मतलब ये है कि सोशली हमने जेंडर को स्पेसिफिक रोल्स के साथ अटैच कर दिया है। मतलब जो लड़के होंगे वो ज़्यादा शरारती होंगे, जो लड़कियाँ होंगी वो सेंसिबल होंगी, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, केयरिंग होंगी।
जो लड़के होंगे वो अपना इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होंगे। लड़कों के लिए कमाना और पैसा ज़रूरी है, जबकि लड़कियों के लिए घर के काम करना ज़रूरी है। मतलब ये हमने जो ड्यूटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, ये स्पेसिफिक जेंडर्स के साथ अटैच कर दिए हैं हमारी सोसाइटी में। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट एकम्प्लिशिंग जेंडर है कि जैसे जेंडर होता है उसी के मुताबिक उसके रोल्स को डिफाइन किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। जेंडर मोर देन जस्ट बायोलॉजी। सिर्फ जेंडर आपका आपकी बॉडी से नहीं शो होता, ये आपके रिएक्शन से, आपके एक्शन से और आपके रोल्स से शो होता है। यू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू बिलीव इज नॉर्मल फॉर योर जेंडर। आपको अपने जेंडर के मुताबिक एक्ट करना पड़ता है ताकि आप बता सको कि आप स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो। मतलब मैं अभी लड़की हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी में भी दुपट्टा सर पे रखना होगा, थोड़ा ऐसे रोल्स प्ले करने होंगे ताकि मुझे आसानी से जाना जा सके कि मैं लड़की हूँ। ऐसे ही लड़कों के भी कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं ताकि बायोलॉजी उनकी बॉडी के अलावा भी वो रिकॉग्नाइज किए जा सकें कि वो कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। Other type of ethnomethodology is study of institutional settings. Study of institutional settings एथनोमेथोडोलॉजी के ज़रिए से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती है। इनमें पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, कोर्ट रूम्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन सब डिपार्टमेंट्स में अकाउंट्स पेश किए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी, कोर्ट रूम्स में भी और हॉस्पिटल्स में भी। गो बिहाइंड ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, रोल्स, रूल्स एंड नॉर्म्स। जो एथनोमेथोडोलॉजी है ये ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से कुछ बढ़ के है, और ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी का ज़्यादा फोकस स्ट्रक्चर पे होता है, रूल्स पे होता है और नॉर्म्स पे होता है, रूल्स पे होता है। लेकिन जो एथनोमेथोडोलॉजी होती है उसका मेन फोकस होता है मीनिंग्स पे, वर्ड्स पे। हाउ डू इंडिविजुअल इन अ फॉर्मल सेटिंग मेक सेंस ऑफ व्हाट दे डू एंड परफॉर्म देयर जॉब। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फॉर्मल सेटिंग्स में कैसे अपने काम करते हैं और कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं, ये उस पर फोकस करता है। फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसका जो मेन फोकस होता है वो एक्सप्लेनेशंस पे होता है, वर्ड्स पे होता है और प्रैक्टिकल एक्टिविटी पे होता है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल एनालिसिस। सॉरी, इसमें क्या है? गैदरिंग ऑफ डिटेल्ड कन्वर्सेशनल डाटा। ये डाटा वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। डॉक्यूमेंटिंग एक्टर्स मेथड, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरेक्शन, लुक एट फ्रेमवर्क ऑफ कन्वर्सेशन, मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेक्शन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। सोशल ये एक एथनोमेथोडोलॉजी की इम्पोर्टेंस बता रहा है सोशियोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच कंसर्न विद इंडिविजुअल रेदर देन रोल्स एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आपका जो सब्जेक्ट है सोशल साइकोलॉजी बता रही है कि उसकी एक अप्रोच है जो कि इंडिविजुअल पे फोकस करती है रेदर देन के आपके कल्चरल रोल्स पे और स्ट्रक्चर पे। अनलाइक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म डज नॉट एक्सेप्ट मीनिंग एज इज। ये उस पे फोकस नहीं करते कि जो मीनिंग ऑब्जेक्टिवली सोसाइटी ने शेप दिए होते हैं, बल्कि ये इंडिविजुअल के मीनिंग पे फोकस करते हैं जो हम देते हैं। फोकस ऑन हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड। अब मैं जो मीनिंग क्रिएट करूंगी वो उन मीनिंग से डिफरेंट होगा जो आप क्रिएट करेंगे। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये मीनिंग्स पे फोकस करते हैं। हाउ डू इंडिविजुअल यूज मीनिंग टू देयर डायरेक्ट एक्शन। इंडिविजुअल उन मीनिंग्स को कैसे परसीव करते हैं और कैसे यूज करते हैं अपने एक्शंस में, उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है फिनोमिनोलॉजी। ये एथनोमेथोडोलॉजी के साथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपकी आउटलाइन में भी ये दोनों कंसेप्ट ऊपर नीचे है, उसके अलावा इन दोनों में थोड़ी सी लिंक भी है। स्टडी ऑफ हाउ सोशल एक्टर्स इंटरप्रेट सोशल फिनोमिना। ये उसकी स्टडी है कि लोग सोशल सिचुएशन या सोशल फिनोमिना को कैसे परसीव करते हैं। हाउ इज आवर नॉलेज ऑफ द सोशल वर्ल्ड क्रिएटेड।
जो सोशल वर्ड का नॉलेज होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, अ फॉर्म ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की एक फॉर्म है। Our social reality is a social constructed system of ideas which has accumulated over time and is taken for granted by individual। अब हमारी एक सोशल वर्ड है, उसमें हर इंसान की सब्जेक्टिव रियलिटी अलग होती है। एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो रियलिटी होती है जो सबके लिए एक होती है, और सब्जेक्टिव रियलिटी हर इंसान की दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। तो सोशल रियलिटी के मुताबिक हम अपनी जो रियलिटी होती है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, मोल्ड होती रहती है, और इसे इंडिविजुअल हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। नेक्स्ट एल्फ्रेड शूट्स है। जो फिनोमिनोलॉजी का कंसेप्ट है ये एल्फ्रेड शूट्स ने दिया था। ये एक जर्मन सोशल फिलोसफर थे। लेफ्ट नाजी जर्मनी फॉर यूएस, इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था अमेरिका के लिए। थॉट एट न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च, इन्होंने सोशल रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ाया था। डेवलप फिनोमिनोलॉजी बाय इंटरप्रेटिंग सोशल फिलोसफी विद वेबर्स वर्स्टर्न। जो वेबर का वर्स्टर्न का आपका कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा ही होगा। वर्स्टर्न का मतलब है कि हम जैसे हम कहते हैं ना कि आम लफ्ज़ में हम फिक्रा बोलते हैं, अपनी जगह किसी और को रख के देखना। पुट अनदर इनटू शू, मतलब अपने आप को किसी और की जगह रख के सोचना। जैसे अभी आपके माँ बाप हैं, वो आपकी ड्यूज देते हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी बहुत सी आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो आप उन्हीं के बारे में सोच के अच्छा ग्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को अपने माँ बाप की उम्मीदों के लिहाज से देख रहे हो। तो वो जो अल्फ्रेड शूट्स ने फिनोमिनोलॉजी कंसेप्ट लिया, ये बेसिकली वेबर के वर्स्टर्न से बहुत रिलेट करता है, उधर से लिया गया है। फोकस ऑन द लाइफ वर्ड एंड इंटर सब्जेक्टिविटी, इसने लाइफ वर्ड पे फोकस किया था और इंटर सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया था। वी बोथ क्रिएट आवर लाइफ वर्ड एंड आर कंस्ट्रेंड बाय इट। ये एक जो फिनोमिनोलॉजी है ये एक डायलेक्टिक प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कि फिनोमिनोलॉजी एक डायलेक्टिकल प्रोसेस कैसे है। नेक्स्ट बर्जर एंड लकमैन है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इनका कंसेप्ट है। पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन ने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी दिया था। बर्जर ने स्टडी किया था शूट्स के अंदर, मतलब जो शूट्स थे वो बर्जर के टीचर थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिनोलॉजिकल वर्क, ये फिनोमिनोलॉजी के लिहाज से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था। प्रोसेस बाय विच एनी बॉडी ऑफ नॉलेज कम्स टू बी सोशली एक्सेप्टेड एज रियलिटी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी का भी नॉलेज, किसी किस्म का भी नॉलेज एक रियलिटी बन जाता है। ये कैसे होगा? जैसे हमारी बहुत सी रियलिटीज बनी हैं, जैसे बड़ों का अदब करना, मतलब ये हमने कोई हमें कहीं से हमने सीखा नहीं है, बल्कि किसी ने किया होगा, कोई किसी किस्म का नॉलेज होगा तो उसको हमने सोशल रियलिटी बना दिया। जैसे हमारे इस्लाम में निकाह जायज़ है, निकाह लाजमी है, तो ऐसे ही हम कोई भी नॉलेज होता है उसको हम जब अपनी रियलिटी बना लेते हैं, जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है, एज अ सब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारी बन जाती है, ये वो प्रोसेस है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है। एवरीडे रियलिटी इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम। जो सोशल रियलिटी बनती है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। पीपल गिव ऑर्डर टू एवरीडे फिनोमिना, लोग अपने अपने मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिचुएशंस उन्होंने फेस की होती हैं उनके मुताबिक उन्हें ऑर्डर देते हैं कि कौन सी सिचुएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सी सिचुएशन लेस इम्पोर्टेंट है। रियलिटी बोथ सब्जेक्टिव पर्सनली मीनिंगफुल एंड ऑब्जेक्टिव द सोशल ऑर्डर। मैंने आपको दो तरह की रियलिटी का पहले भी बताया, एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब होता है जो सोशली सबने मिल के कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि हम सब मुसलमान हैं, इसलिए हम सब पे लाजिम है पाँच वक्त की नमाज पढ़ना, ये हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है।
सब्जेक्टिव रियलिटी ये हमारे पास होगी कि हमारे पास बेशक नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर मैं लेक्चर लेने में बिज़ी हूँ या मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, तो मैंने नमाज कज़ा क्यों की, ये मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी बन जाएगी। मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो सबके लिए सेम होती है और सब्जेक्टिव रियलिटी जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इसमें एलियनेशन का कंसेप्ट है। ये आपने पहले भी कार्ल मार्क्स में अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको एलियनेशन के कंसेप्ट से थोड़ी फेमिलैरिटी होगी। इसमें क्या है कि हम मीनिंग्स जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास मीनिंग्स नहीं बचते हैं। लॉस ऑफ मीनिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज सिस्टम। इसमें जो सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज होता है वो बिखर जाता है हमारे पास। गोफमैन ने कहा था, एक्टर लर्न एंड रीड स्क्रिप्ट्स। जो गोफमैन थे, इन्होंने जो हमारी सोशल वर्ड है उसको एक डर्माटर्जिकल एनालिसिस का नाम इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया था कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये किसी थिएटर में होने वाला कोई ड्रामा है, जिसमें फ्रंट स्टेज पे हम कुछ और रोल प्ले करते हैं और बैक स्टेज पे हम कुछ और रोल प्ले करते हैं। मतलब जब हम किसी के सामने होते हैं तो हमारा हमारा जो एक्शन होता है, हमारा बोलने का अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है, और जब हम अकेले में होते हैं तो हमारी हरकत और हमारे बोलने का अंदाज डिफरेंट होता है। बर्जर एंड लुकमैन ने कहा था, एक्टर्स इम्प्रूव्स एंड क्रिएट ओन स्क्रिप्ट्स। मतलब इंसान को जब अपने अंदर खामियों का अंदाजा होता है तो वो अपने आप को खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी डायलेक्टिक अप्रोच इसकी ये है। एक्सटर्नलाइजेशन इसमें कंसेप्ट है, इंडिविजुअल क्रिएट सोशल रियलिटी क्रिएटिंग अ न्यू फ्रेंडशिप। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशल रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो आप अपनी सोशल रियलिटी खुद बना रहे हो। ऑब्जेक्टिफिकेशन, perception of any order, pre-arranged reality. Friendship became a social reality to actor and others. ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिवेशन क्या है। जैसे अगर आप प्री प्री अरेंज रियलिटी आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। जैसे इधर इस एग्जांपल दी हुई है कि जो फ्रेंडशिप है वो सोशल रियलिटी बन जाती है एक्टर्स के लिए। जैसे हम कह देते हैं कि किसी भी क्लास में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों में घुल मिल जाओ, आप दोस्ती कर लो। ये हमने सोशल रियलिटी बना लिया। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। कंस्ट्रक्टेड रियलिटी इज इंटरनलाइज्ड, कि जो रियलिटी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड कंस्ट्रेंट्स इंडिविजुअल। इधर एग्जांपल है, फ्रेंडशिप प्लेसेस डिमांड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। जैसे हमने ये एक परसेप्शन बना लिया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी नई जगह पे जाके रहने के लिए, दिल लगाने के लिए इंसान को दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या बन गया कि जो फ्रेंडशिप है वो हर जगह पे इंडिविजुअल की तरफ से एक इंटरनलाइज्ड इसकी डिमांड हो गई है। एलियनेशन अकर व्हेन इंडिविजुअल डिफाई देयर सोशल कंस्ट्रक्शंस बोथ रोल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड बिकेम ओनली एक्टेड अपॉन। एलियनेशन तब इंसान में आती है जब इंसान सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्शन पे इन्हसार करता है। इसमें रोल्स भी आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और इंसान सिर्फ इस पे एक्ट अपॉन करता है। इंसान वो प्रोसेस से बिल्कुल अनजान हो जाता है, उसे उस प्रोसेस का नहीं पता चल रहा।